बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अहमद महमूद जामरी। कैसे हैं आप लोग दोस्त? ठीक हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानपुर की तहसील में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ आज की शख्सियत। तो मैं खानपुर के ऑफ़िस में मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना के पास। तो आज हम खानपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे यूसुफ साहब जो हैं उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, तालीम कहाँ से हासिल की। ये सारी बातें आज इस प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यूसुफ साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यूसुफ साहब सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की? मैं जी बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है। तो वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हुआ करता था चक बेदी, मेरे गांव से कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपने एजुकेशनल कैरियर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट फरीदिया डिग्री कॉलेज पाकपतन, वहाँ से मैंने FA किया। वहाँ से फिर मैंने मुल्तान बोर्ड में फ़र्स्ट आया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं मूव कर गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पत्तों की, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने स्विच किया मास्टर्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन अरेबिक किया मैंने, वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मास्टर इन फ़िलासफ़ी इन अरेबिक लैंग्वेज और लिटरेचर, वो मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया, वहाँ भी मैं फ़र्स्ट आया था। उसके बाद फिर अगेन PhD के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया। तो क्लास वर्क मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है और रिसर्च वर्क मेरा वो जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से इस वक्त कंटिन्यू। अच्छा यूसुफ साहब, आप असिस्टेंट कमिश्नर कब बने? आपने PMS का एग्ज़ाम पास किया या CSS का? मैंने जी CSS का भी एग्ज़ाम दिया था, वो अनलकीली नहीं हो सका। तो PMS का एग्ज़ाम मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। 2012 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। 2013-14 में हमारी ट्रेनिंग सेशन हुआ, उसके बाद फिर हम फील्ड में आ गए। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको स्पोर्ट्स से लगाव हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आप स्पोर्ट्स से लगाव रखते थे, खेलते थे कोई गेम? जी बिल्कुल, मेरे 2 गेम्स में खेलता रहा हूँ, एक फ़ुटबॉल और एक क्रिकेट। तो कॉलेज लेवल पे इतना मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। यूनिवर्सिटी में मैं था, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अरेबिक डिपार्टमेंट की टीम थी उसका मैं कैप्टन भी था। वहाँ पे मैंने हार्डबॉल भी खेली और इसी तरह वहाँ पे फ़ुटबॉल का भी कैप्टन था, वो फ़ुटबॉल भी खेलते रहे। आपने खानपुर में AC का चार्ज संभाला, आपको गवर्नेंस के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आई? देखिए जी, गवर्नेंस के हवाले से ऐसा सच इशू नहीं है। ये स्टेशन अगर मैं दूसरे प्रीवियस पोस्टिंग से कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली इसलिए भी अच्छा है, डेवलप्ड सिटी है। बाकी मेरे जो स्टेशन है उनके साथ मैं इनको कंपेयर करूं, बाकी स्मूथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज पूरे 3 महीने हो गए चार्ज लिए हुए। तो यहाँ पे ऐसा सच मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मैंने कोई एक्शन लेना हो, बिला वजह की कोई हर्डल्स आ गई हों, तो इस तरह का मुझे इशू नहीं आया। खानपुर के कौन से मसाइल हैं जिस पर आपका फोकस है कि इसको हल किया जाए? खानपुर में जी रोड्स भी हैं, गलियां भी ठीक हैं, सेवरेज के कहीं कहीं पे इश्यूज़ हैं। मैंने चार्ज ले के जब मैंने सिटी का विज़िट किया, हफ्ता 10 दिन मैंने इस पर वर्किंग की पूरी तहसील में। तो मैंने फिर सर्कल किया था कि पहले खानपुर सिटी, दैन ज़ाहिर पीर हमारी टाउन कमेटी है, उसके बाद जो इसके मेन कस्बा जाते हैं। डेफ़िनेटली आप लोगों को पता है कि हमारे को फाइनेंसेस के इश्यूज़ होते हैं, बजट के होते हैं। तो उस हवाले से मैंने इसकी ब्यूटिफिकेशन पे पहले दिया है। उसमें सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि जो लोग हैं उनको एक हेल्दी ऐसा कोई इन्वायरमेंट दे दूं, सिक्योर इन्वायरमेंट जहाँ पे फैमिलीज़ आउट हो सकें उनके लिए। इस पे लकीली यहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, 2 नहरों के दरमियान एक ट्रैक बना हुआ था, उसमें मैंने फ़ोकस किया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ कि इस वक्त सुबह के वक्त भी, शाम को भी, शाम के बाद भी फैमिलीज़ बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में, वहाँ में मैंने पुलिस भी डिप्लॉय कर दी है। तो वहाँ पे शाम के बाद लोग जाते हैं, फैमिलीज़ बच्चों के साथ वॉक करते हैं। तो यही होता है एक ऑफिसर का कि उसकी आंखों के सामने अगर वो कोई चीज़ करता है, लोग उसको ऑन करते हैं, तो हम उसमें अपनी खुशी महसूस करते हैं, अपनी सक्सेस महसूस करते हैं। इसके अलावा शहर में काफ़ी सारा पोटेंशियल है काम करने का, और इसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं। इन लोगों ने जो मेरे फाइनेंसेस के इश्यूज़ थे, मेरे पास बजट प्रोविजंस की काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी,
इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मेरी एक कॉल पे लोग इकट्ठे आए, मेरे साथ मिले, फाइनेंस दिया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अराउंड अबाउट 3 मिलियन 30 लाख का काम मैं करवा चुका हूँ, वो लोगों की सपोर्ट से। उसको लोगों ने सपोर्ट किया है। और बाकी मेरे कुछ काम इन प्रोसेस हैं। बाकी आगे इंशाल्लाह 2 से 3 मिलियन का जो काम है। इतनी परेशान मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन है और मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ। लेकिन जब मैं मिलती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो अपनी स्किन का ख्याल क्यों नहीं रखते, क्योंकि इतने खूबसूरत होते हैं, इतना खूबसूरत फेस कट होता है। और सच बताऊँ तो टिकटॉक पर आने के बाद मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी स्किन का ख्याल रख सकूँ, क्योंकि मुझे भी डार्क सर्कल हो गए, कभी पिंपल निकल आना। तो आप सबके लिए एक बेस्ट चीज़ लेके बेस्ट जो है इरहा गोल्ड ब्यूटी क्रीम। अच्छा, अब इसका ये क्या फ़ायदा है? इसके ये फ़ायदे कि आपकी स्किन पे नेचुरली ग्लो लाएगी और साथ ही साथ आपकी डार्क सर्कल कम करेगी, साथ ही साथ आपकी एक्नी बिल्कुल कम कर देगी, डार्क स्पॉट कम कर देगी। तो इंतज़ार किस चीज़ का? अभी इरहा गोल्ड ब्यूटी क्रीम यूज़ करें और खूबसूरत हो जाए। 2 चौक और मैंने किए हुए हैं सर्कल, उसमें मेरी प्लानिंग चल रही है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर प्लानिंग फ़ेज़ मेरा हो जाएगा। उसके बाद अगले हफ्ते में मेरी कोशिश होगी अगले को 8-10 दिन बाद उस पर एग्जीक्यूशन में स्टार्ट कर दूँ। इसी तरह मेरा थोड़ा सा है कि 2-3 साइट्स को सिलेक्ट करता हूँ, पहले उसका प्लानिंग फ़ेज़ करता हूँ, उस पर एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर अगली साइट्स को देख लेता हूँ। तो अगर अल्लाह ताला ने वक्त दिया, हिम्मत दी, सेहत दी, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि खानपुर को एक अच्छा शहर बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यूसुफ साहब, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बने, आपको कैसा लगा था? खुशी तो हुई होगी। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? देखिए जी, उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का लेक्चरर था जिससे मेरा ये रिज़ल्ट आया था फ़ाइनल। थोड़े से इंसिडेंट्स भी होते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था और जब मेरा रिटर्न का रिज़ल्ट आया था तो उस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में था। मेरी बेटी सवेर किस्म की बीमार थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक उम्मीद दी। मेरी रूटीन यही होती थी कि सारी रात हॉस्पिटल बेटी की केयर करता था, दिन को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता था। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बना दिया। देखें, एक ड्रीम था मेरा, एक्चुअली मेरी वालदा का ड्रीम था कि मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर बने, घर आए, गाड़ी आए, उस पर बत्ती लगी हो, जो हमारे एक गांव का एक एनवायरनमेंट होता है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ये यार महसूस नहीं हुई कि मैं गांव से रिलेट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पिंड हूँ। तो आज भी वो जब जाता हूँ घर तो वालदा जब देखती है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आज भी आते हैं। सेम मेरी कंडीशन थी। तो अगर मैं उस मोमेंट्स को रिकॉल करूँ तो उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अच्छा यूसुफ साहब, एसी बनने से पहले आपकी शादी हो गई थी या उसके बाद आपने शादी की? अगर शादी की बात करें तो मेरी जी 2011 में शादी हो गई थी। अच्छा। उस वक्त मेरी कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, तो मेरी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज उसके बाद हुई हैं। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके, बेटियाँ? मेरी 2 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 1 बेटा है। माशाल्लाह। CSS या PMS करने के लिए किस तरह इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए? एज ए एक्सपर्ट्स आप हमारे जो लोग CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप, बताइए। उसमें जी काफ़ी सारा, चूँकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा नॉर्मल एग्ज़ाम से हट के है, तो 2-3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी हो। दूसरा, आप जो मटेरियल स्टडी कर रहे हैं वो क्वालिटी का मटेरियल हो। और तीसरी चीज़, आप मटेरियल स्टडी करें, कमिटेड भी हों, फिर उसको साइंटिफिकली जो एग्ज़ाम हमने देना होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें। इसमें ना तो हमने स्कॉलर बनना होता है, लेकिन एट द सेम साइड ना ही हम लो क्वालिटी की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लो क्वालिटी का मटेरियल ले सकते हैं। तो हमें काफ़ी सारी बड़ा साइंसदान बन के इस एग्ज़ाम को लेके चलना पड़ता है। तो वो लोग जो इस एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मेरी यही मशवरा है कि आइडियल तरीका तो यही होता है कि आप लाइब्रेरी को चूज़ करें। हमारा भी यही थोड़ा था कि हम डेली को 10-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठते थे। उसमें काफ़ी सारे आप फिट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप लेके साथ चलते हैं।
यूसुफ साहब, CSS के एग्ज़ाम के लिए डॉन अखबार को पढ़ने के हवाले से अखबार की क्या वैल्यू है और किस हद तक इसको रीड करना चाहिए? न्यूज़पेपर बड़ा ज़रूरी है जी। इसमें मेरा जो स्टाइल था वो यही था कि फ़र्स्ट पेज को हम सारा पढ़ लेते थे, जो हॉट इशू होते थे वो हमारे सामने आ जाते थे, उसको रीड आउट कर लेते थे। उसके बाद जो एडिटोरियल पेज थे उसमें ज़रूर हमारा जो सोशल वैल्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनके रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आई होती है। तो उन इश्यूज़ को जब हम एडिटोरियल पेज से बनते हैं तो एक तो आपको क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, आपकी वोकेबलरी बेहतर हो जाती है। फिर आपकी जो ओपिनियन है इतना कि आप स्टडी कर लेते हैं कि आप किसी चीज़ पे अपनी एक कंसल्टेड ओपिनियन दे पाते हैं। और वही ख़ास तौर पे 4-5 जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में पेपर होते हैं वही मैटर करती है कि आप कितना एनलाइटेंड हैं अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़ और लोकल इश्यूज़। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप बैठे होते हैं तो कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपने पढ़ा होता है और वही आप कोड कर रहे होते हैं, रट्टा मारा होता है। वहाँ पे उसी मोमेंट में आपने सवाल को, वही 30-35 मिनट हैं, उसी में मॉडिफाई करना है, सोचना है, हेडलाइंस लेनी है, वहीं पे आपने ओपिनियन भी देनी है और कंक्लूड भी करना है। तो उस हवाले से आपका अच्छा एक्सपोजर हो, क्वालिटी की लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, क्वालिटी की वोकेबलरी हो, तो आप ज़रा बेहतर तरीके से वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। यूसुफ साहब, अभी ये आपके सामने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ी हुई है, तो जो लोग डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस बारे में कुछ कहिए। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसका क्या ख़ास पढ़ें? एडिटोरियल पढ़ें, लेटर एडिटर पढ़ें, क्या पढ़ें? इसमें जो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आप वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को देखते हैं तो आप इसके एडिटोरियल पे चले जाएं। आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वो ज़रूर एडिटोरियल पेज में डिस्कस हो जाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उधर आप चले जाएं। तो मेरा जो इंटरेस्ट होता था वो ज़्यादा इंटरनेशनल इश्यूज़ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता था, तो मैं फिर उस हिसाब से उसको, और तब से ये मेरी आदत है, कोशिश होती है कि जितनी मर्ज़ी मसरूफियत हो, डेली आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैं ज़रूर इस न्यूज़पेपर को देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें रिमाइंड होती रहती हैं, रिकॉल होती रहती हैं, और इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या हमारी जो ऑफिशियल बाज़ का ऐसी वोकैब आ जाती है वो यहाँ पे यूज़ हो रही होती है, तो वो यूज़ करने में आसानी हो जाती है, फिर अल्फाज आपको भूलते नहीं हैं। अगर खानपुर के लोगों की मैं बात करूं तो खानपुर के लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किसी हवाले से अगर कोई उनको कोई इशू है तो वो आपको रजू कर सकते हैं, आसानी के साथ आपको मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको एनी टाइम? जी, मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी लोग हैं जिनको कोई मसला मसाइल हो वो डायरेक्टली एक्सेस कर लें। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों के मसाइल फ़ौरी हल तलब नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं, बाज़ औक़ात फ़ौरी हल होने वाले भी होती हैं। तो जो लोग एक्सेस करना चाहते हैं, अब मैं तो हालांकि मेरा साथ ही घर है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जब इधर बैठा हूँ तो मेरी गाड़ी सामने खड़ी हो गेट के, ताकि कोई गुजरता हुआ भी है तो उसको ये पता चले कि सब बैठे हैं, हमारा ये चीज़ मैंने भी आते हुए नोट की, एक ताकि मैं सामने बैठा हूँ, लोगों ने मुझसे कोई चीज़ भी डिस्कस करनी है तो फौरी तौर पर डिस्कस कर लें। नॉर्मली अगर मैं इधर बैठा भी हूँ और मेरी गाड़ी नहीं खड़ी तो लोग यही समझते हैं कि इसी साहब नहीं बैठे। फिर उसमें मैंने पूरे अपने 1 हफ़्ते का कैलेंडर दिया हुआ है। जैसे बुध और हफ्ता जो है ये मेरे 2 दिन फील्ड टूर होते हैं, वो स्टाफ को भी पता है और जो लोग आते जाते रहते हैं उनको भी पता है कि 2 दिन इस सब अवेलेबल नहीं होते। फील्ड टूर भी, चूँकि हम फील्ड ऑफिसर हैं तो हमने फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने रिस्पॉन्ड करना होता है, तो इसलिए फ़ील्ड टूर इतने ही ज़रूरी हैं जितना हमने ऑफिस में बैठना है। तो इसमें दिन में कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 घंटे जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनकी बात सुने। बाद में फिर हमारे दफ्तरी मसाइल होते हैं उनको कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह जुमेरात को मेरा कोड डे है, रेवेन्यू मैटर्स हैं, लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं जो इनको हेयर करना होता है ऑफ़िस में, वो जुमेरात के लिए फ़िक्स है। वो हम इसलिए फ़िक्स करते हैं, वकला को भी सामने रखते हैं, जनरल पब्लिक को भी सामने रखते हैं, अपने स्टाफ को भी, ताकि हाई कोर्ट से या सिविल कोर्ट से हमारा कोई क्लैश ना हो टाइमिंग का। खानपुर आने से पहले आपकी कहाँ पोस्टिंग थी? मैं जी AC तौसा शरीफ था। वहाँ पे कैसा पाया आपने? बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब की तहसील थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा है। वहाँ के लोग भी इसी तरह बड़े पॉजिटिव
बड़े मोहब्बत वाले लोग थे। तो मेन चीज़ यही होती है कि जब आप कहीं से ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो क्या लोगों के दिलों में आपने घर बनाए। तो जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था तो तकरीबन 100-200 लोग ऑफ़िस में मुझे मिलने आए हुए थे, निकल रहा था मैं। हमारे लिए यही काफ़ी होता है कि हम अगर आए हैं, जब जा रहे हैं तो लोग, अगर 100 लोगों के दिल में भी हमने जगह बना ली है। एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हमेशा टेढ़ी जॉब होती है, हमें कई ऐसे हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अगर कोई 100 बंदा भी आपकी दिल से इज़्ज़त करता है तो इसका मतलब आपने सर्व किया है। और आपको यहाँ 3 महीने हो गए हैं, तो खानपुर के लोगों को आपने कैसा पाया? जैसे मैंने पहले बताया, खानपुर के लोग बड़े पॉजिटिव, बड़े हेल्पफुल और बड़े कोऑपरेटिव हैं। किसी भी मौके पे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन लिया है, उनको समझाया है। पहले कोशिश मेरी होती है कि मैं उनको समझा दूँ, क्योंकि फोर्स यूज़ करना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना वो मेरा प्रेरोगेटिव है, वो मैं किसी वक्त भी ले सकता हूँ। पहली कोशिश होती है लोगों को समझा दूँ कि इसमें आप लोगों की ही बेहतरी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक ऑफिसर कहीं भी पोस्टेड होता है, उसकी वहाँ पे पर्सनलिज्म नहीं होती। हम जो भी करते हैं यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए ही करते हैं, वन वे आर द अदर वे जो भी डिसीजन लेते हैं। तो बस यही लोगों को समझने की ज़रूरत होती है। और हमारे पास जो 2 पार्टीज़ आती हैं उनमें से हमेशा एक गलत होती है, एक सही होती है, और हम एक को ही सपोर्ट कर सकते होते हैं जी। दूसरी पार्टी हमेशा अग्रीव्ड होती है। तो मेरी यही गुजारिश होती है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि ऑफिसर जो इधर बैठा वो हमेशा न्यूट्रल होता है और आप लोगों की बेहतरी के लिए फ़ैसला लेता है। अगर एक्शन रिप्लाई की बात करें, जब आप शहर का रुख करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, कोई इलीगल चीज़ें बाहर रखी होती हैं, लोगों ने सामान बाहर रखा होता है, आप जुर्माना करते हैं, जुर्माना करके आ जाते हैं वापस, या उनकी कंसोलिंग भी करते हैं, मशवरा देते हैं कि आपने ये नहीं करना, नेक्स्ट टाइम जुर्माने से बचना, इस हवाले से बताइए। इसमें जी मेरा तरीका ये है कि मैं ऐसे नहीं करता कि ऑफिस में बैठा हूँ, किसी ने कंप्लेंट किया कि किसी के जी बर्तन बाहर पड़े हैं तो मैं बाहर निकल के भाग पड़ूँ। कंप्लेंट्स को हम चेक करते हैं। शहर का मैं नॉर्मली विज़िट भी करता रहता हूँ। मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं नॉर्मली मगरिब के बाद अपने स्टाफ किसी बंदे के साथ बाइक पे निकल जाता हूँ, मास्क वास्क लगा के। ठीक है। उससे मुझे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है। जहाँ से बार बार कंप्लेंट आ रही होती है ख़ुद विज़िट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्लान्ड विज़िट करूँ तो चीज़ें वहाँ पे और होती हैं। जी बिल्कुल। जब स्टाफ के साथ प्राइवेटली अकेला जाके विज़िट करता हूँ तो फिर फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है कि असल में एक्चुअली इशू क्या है। तो उसमें पहले मैं ख़ुद विज़िट करता हूँ, फिर स्टाफ को प्लानिंग करवाता हूँ, फिर एक दिन पहले लोगों को वार्निंग देते हैं कि हमने ये ऑपरेशन करना है, अपनी चीज़ों को विद इन लिमिट्स कर लें। कुछ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स होती हैं जो लोग वार्निंग के बाद नहीं मानते, इसका मतलब है उन्होंने हमें चैलेंज किया। और फिर आपको पता है कि सबसे मजबूत जो वो हमेशा स्टेट होती है, उस पर फिर डिपेंड करता है, उसको चीज़ों को कन्फिस्केट भी करते हैं, कुछ लोगों को जुर्माना करते हैं, जो जुर्माने से इनकारी होते हैं उनको FIR भी देते हैं, बाज़ लोगों को फिर ख़ुद अरेस्ट भी करता हूँ मैं। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि जो जनरल पब्लिक वहाँ से गुज़र रही है उसको परेशानी ना हो और आपका जो शहर है वो साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत लगे। यूसुफ साहब, अगर हम कब्ज़ा माफिया की बात करें तो उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन कर रहे हैं आप? देखिए, कब्ज़ा माफिया के मेरे हिसाब से 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। एक वो होता है जो छोटा मोटा गवर्नमेंट की सड़क है वहाँ पे 5 फुट बना ली, कच्ची मच्ची कोई दीवार बना ली, कुछ घर बना लिया, कोई दुकान बना ली। एक वो कब्ज़ा माफिया होते हैं जो बड़ा ट्रिकी प्ले करते हैं स्टेट लैंड के साथ। मेरा इस पे बड़ा क्लियर हूँ इस हद तक, जो स्टेट लैंड पे को कब्ज़ा करे उसमें मेरे पास ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसमें मैं फॉर्मेलिटीज़ में भी नहीं जाता। सिंपल, चूँकि मैं कस्टोडियन हूँ, बीइंग कलेक्टर ऑफ द सब डिवीज़न, मैं कस्टोडियन हूँ स्टेट लैंड का। कोई प्राइवेट बंदा रिपोर्ट करे या मेरा अमला रिपोर्ट करे, इवन कि मैंने अपने स्टाफ के 2-4 बंदों को भी पेनलाइज़ किया है जिन्होंने मेरे नॉलेज में था लेकिन उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं की और स्टेट लैंड का मिसयूज़ हो रहा था। उस हवाले से तो मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दूसरा, वो लोग हैं जो प्राइवेट लोगों की ज़मीनों के ऊपर प्राइवेट लोग कब्ज़े करते हैं, वो असल में सिविल मैटर होते हैं, सिविल कोर्ट केसेस होते हैं। उसमें मेरे पास अगर एप्लीकेशन आ जाए तो मेरी कोशिश होती है विज़िट कर लूँ, उन लोगों को बुला लूँ, अगर उनकी मेरी थोड़ी सी इंटरवेंशन उसका इशू सेटल हो जाए। छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं कि जी मेरे इसने 2 लाख रुपया देने थे, मैंने इसके एक मल्ले पे कब्ज़ा कर लिया, उनकी आपस में सुलह करा दी। कोशिश होती, और हमेशा से जब से मैं सर्विस में आया हूँ,
कि मेरे पास कोई भी बंदा मसला लेके आता है, कोशिश होती है कि मैं उनका मसला हल करवाऊँ। आपको इस सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें जी, तालिब इल्मी दौर में आपको 3 चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। इल्लत, ज़िल्लत, किल्लत। बीमारी है, फाइनेंस के इश्यूज़ आते हैं, फिर आपको सफ़र करने पड़ते हैं। वो तीनों चीज़ों को मैंने फ़ेस किया। लेकिन जो अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी है, अगर इसको मैं सामने रखूँ तो पिछली तकलीफ़ें भूल गए। बाकी सफ़र में जब बंदा निकला तकलीफ़ें होती हैं हमेशा। आपकी कामयाबी के सफ़र में असातिज़ा का कितना रोल है? देखिए जी, सारा रोल ये असातिज़ा का है। मुझे हमेशा से अच्छे टीचर मिले हैं जी। ख़ास तौर पे मैं अगर तीसरी क्लास से बात करूं तो मेरे उस्ताद रियाज साहब होते थे, उनका बड़ा नाम था, उन्होंने मुझे बड़ा चलाया। अच्छा। 4th 5th की बात करूं तो मेरे उस्ताद असलम साहब होते थे प्राइमरी में, और 6th 7th 8th तक बात करूं तो जुल्फ़कार साहब होते थे और अमजद साहब होते थे। उनसे मैं अब भी गाँव जाऊँ तो ज़रूर मिलता हूँ। उन्होंने मेरी इंग्लिश और मैथ बड़ी ठीक करवाई थी। 9th 10th की बात करूँ तो मेरे उस्ताद ज़फ़र साहब होते थे, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। अगर मैं FA की बात करूँ तो डॉक्टर रहमत अली शाद साहब होते थे कॉलेज में, उन्होंने, और प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब पाकपतन, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। अगर BA की बात करूँ तो मेरे उस्ताद थे सईदुल अज़री साहब, उन्होंने अज़हर यूनिवर्सिटी से PhD की हुई थी, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मेरे प्रोफेसर मलिक साहब थे, खालिकदाद मलिक साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था, बड़ा पॉलिश किया था। MPhil की बात करूँ तो डॉक्टर सलीम तारक साहब होते थे, वो डीन भी रहे थे हमारे इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर के। अच्छा। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बड़ा किया था और पॉलिश भी बड़ा किया था। इसी तरह मैडम राहिला साहबा थी, वो चेयरपर्सन है अरबिक डिपार्टमेंट की, उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया था। और उस्तादी शागिर्दी का सफ़र भी कंटिन्यू है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में आ गए हैं, यहाँ पे भी उस्ताद भी मिले, वो अब भी मुझे गाइड करते रहते हैं। और इस सफ़र में दोस्तों का कितना साथ रहा? दोस्तों का जी बड़ा साथ रहा है। अच्छा। दोस्त कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो ये ख़ास तौर पे अगर कंपटीशन की मैं बात करूँ तो कमर साहब होते थे और इरफान साहब थे बावलपुर से। उस वक्त हमारा पीक का टाइम था जब हम इस प्रेपरेशन कर रहे थे, एक ही बस के मुसाफिर थे, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया, दिन रात इकट्ठे पढ़ते भी रहे। फिर चूँकि मैं परदेसी होता था, वो लोकल थे बावलपुर से, तो कभी भी कोई इशू होता तो मैं उनसे डिस्कस कर लेता था। असिस्टेंट कमिश्नर के पास कितने इख्तियारात होते हैं? देखें जी, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत आप जितने भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट और जो ऑपरेशन होते हैं ये तहसील लेवल पे, उनकी इंस्पेक्शंस, उनको विज़िट करना, उनके बारे में रिपोर्ट करना, ये असिस्टेंट कमिश्नर की अथॉरिटी है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि तहसील लेवल पे आपका जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और गवर्नमेंट का स्टेट का जो रेप है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसके पास पावर हो या ना हो, मेरा ये मानना है कि जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर खड़ा होता है वही उसका ऑफिस होता है, जो लोग उससे मिलते हैं वही उसके साइल होते हैं, जो वहाँ पे वो ज़बान से निकालता है वही उसके फ़ैसले होते हैं। क्योंकि एट द सेम टाइम आप जज भी हैं, आपके पास रेवेन्यू कोर्ट्स आती हैं, आप एक सालिस भी हैं, आप नंबरदार भी हैं, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल आपके पास आते हैं, चेयरमैन सालसी कौंसल भी हैं आपके पास, लोगों के शादी निकाह की इस तरह के मसले मसाइल भी आपके पास आते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है उस शख्सियत पे जो इस चेयर पे बैठी है कि वो इस चेयर को, इस अथॉरिटी को कैसे लेके चलता है। तो इख्तियारात में कोई कमी नहीं है, इख्तियारात गवर्नमेंट ने बहुत दिए हैं, अब उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो डिपेंड करता है इस चेयर पे बैठे हुए बंदे पे। अच्छा यूसुफ साहब, तालीम हासिल करने के बाद आपके माइंड में क्या था कि मैं क्या बनना चाहूँगा? एक माइंड होता है ना कि मैंने लाइफ में क्या बनना है। इसमें जी दो चीज़ें मेरे सामने थी। मेरे वालिद साहब को शौक़ था कि मैं अरेबिक लैंग्वेज और लिटरेचर पढूं, मेरी वालदा को शौक़ था कि मैं एक ऑफ़िसर बनूं। मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह ने बड़ा करम किया है
कि अरेबिक लैंग्वेज और लिटरेचर जो वालिद साहब की ख्वाहिश थी वो आज तक भी पूरी कर रहा हूँ, वो आज भी पढ़ रहा हूँ। और जो वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं एक ऑफ़िसर बनूँ तो वो भी अल्लाह ताला ने बना दिया। माशाल्लाह। अगर हम छुट्टी के डे की बात करें, संडे की बात करें, तो संडे को भी आप काम करते हैं? संडे को जी 90% जो हमारे संडे हैं वो तो ऑन फील्ड ही होते हैं, क्योंकि इस हवाले से मेरी बीवी का अक्सर झगड़ा ही रहता है मुझसे कि संडे भी आप हमारे लिए स्पेयर नहीं करते। अच्छा। लेकिन वो बड़ी कोऑपरेटिव है इस सारे सफ़र में। चूँकि मेरा ये सफ़र शादी के बाद स्टार्ट हुआ, शादी पहले हो चुकी थी, तो मैं समझता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ कि जो वाकई ये मक़ूला कहते हैं कि औरत मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो वाकई मेरी वाइफ़ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, और मेरी जिस तरह की नेचर ऑफ़ जॉब है उसको समझ के घर भी संभालती है, मुझे भी संभालती है। यूसुफ साहब, सोने से पहले पूरे दिन का जायज़ा लेते हैं कि मैंने क्या किया आज? ये जी तकरीबन 80% डेज़ में तो लेता हूँ। अच्छा। 20% इस वक्त ऐसी कंडीशन होती है कि बाज़ का व्हाट्सएप पे भी एक हमारा पूरा ऑफिस चल रहा होता है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों से इनपुट ले रहे हैं, फिर सीनियर ऑफिसर्स को दे रहे हैं। बाज़ का उसी कंडीशन में नींद आ जाती, पता नहीं चलता, उस दिन फिर जायज़ा नहीं ले पाते। अच्छा। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा बिल्कुल आता है। और कितना गुस्सा आता है और गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं? गुस्सा ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। बाज़ जगह गुस्सा करना पड़ता है, बाज़ जगह सिचुएशन होती है कि गुस्सा बड़ा आया होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मेरा गुस्सा करने से वहाँ पे सूरत बिगड़ सकती है, तो ये थोड़ा सा दिमाग को में ठंडा रखना पड़ता है। कभी ज़िंदगी में रोए हों बहुत ज़्यादा? रोया था। उसकी ख़ास रीज़न? ख़ास रीज़न जब आप थोड़ा सा चलते हैं लाइफ में। डिसअपॉइंट हुए थे किसी चीज़ से, मायूस? बस ऐसे कह लें। अच्छा, जब आपकी पोस्टिंग हुई थी, आपने एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया था, जो पहली सैलरी मिली थी, सबसे पहले क्या किया था? मेरी पहली सैलरी थी जी 34,834 रुपये। अच्छा। वो 2 महीने की इकट्ठी आई थी। ठीक है। उसमें शॉपिंग वॉपिंग की थी, को वालदैन के लिए शॉपिंग की थी, को मिसेस के लिए की थी, कुछ अपने लिए की थी। बस कुछ दिनों बाद तीसरी सैलरी आ गई तो उससे फिर ख़र्चा स्टार्ट हो गया था। माशाल्लाह। आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है? किताबें पढ़ते हैं? किताबें पढ़ने को दिल बड़ा करता है, अभी भी मेरे पास बुक पढ़ी है एक। अच्छा। टाइम नहीं मिलता। आपका फेवरेट राइटर कौन है? मेरा जी नज़ार कुबानी एक अरबिक का राइटर है। अच्छा। उसमें मेरा एमफिल का थीसिस भी है। उसने शायरी, इशारिया शायरी की है और कुछ वुमेन के रिलेटेड लिखा है। चूँकि मेरा एमए अरबिक में जो मेरा थीसिस था वो भी वुमेन की सोशल पॉलिटिकल स्टेटस पे था, मिस्र और पाकिस्तान के हवाले से, और उसी को थोड़ा सा मैंने कंटिन्यू किया फिर एमफिल में। तो अरबिक की बात करें तो नज़ार कुबानी वो शायर भी है, बहुत बड़ा शायर है, उसकी बुक्स भी लिखी हैं, तो वो है, उसको पढ़ता रहता हूँ। अदब से लगाव है? अदब की एक अपनी सहर अंगेज़ी होती है जी। टाइम मिल जाए, कोई सामने शेर पढ़ दे, कोई अच्छी नसर पढ़ दे, समझ आ जाती है, उसकी सहर अंगेज़ी ज़रूर हो जाती है। बाकी जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक़ है तो वो थोड़ा सा टाइम की कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। खानपुर में या कहीं और डिस्ट्रिक्ट में आप रहे हों तो उसमें मुशायरे वगैरह होते रहते हैं, वहाँ आप जाते हैं और शायरी को किस हद तक समझते हैं? शायरी अगर तो उस वक्त विद फुल पीस ऑफ माइंड बैठे हों, सारी शायरी समझ आती है, उसकी स्पिरिट भी समझ आती है। और मैं खाने वाले में पोस्टेड था, मुशायरा हुआ था, उसमें ज़रूर चला जाता हूँ। जहाँ पे पोस्टिंग हो और मुशायरा हो और दावत भी आ जाए तो उसको मैं ज़रूर जाता हूँ। आपको ट्रैवल करना पसंद है? ट्रैवलिंग मुझे पसंद है। और कितने मुल्कों की आप सैर कर चुके हैं? मैं जी सऊदी अरब तो ज़ाहिर है उम्रा के लिए गया था, चाइना गया हूँ और साउथ कोरिया, 3 कंट्रीज़ में मैंने गया हुआ। और वहाँ आपने
क्या देखा, क्या डिफरेंट देखा पाकिस्तान को और उनको कल्चर, इस वाले से थोड़ा बताइए। साउथ कोरिया और चाइना की मैं बात करूं तो दे आर मैन ऑफ वर्ड्स। जो बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो पूरी करते हैं। अगर उनकी लॉयल्टी है तो एक ही बंदे से लॉयल्टी होगी। अगर उनकी बाज़ारों की कल्चर की बात करें या उनकी मार्केट्स की बात करें, उनके सोने उठने की आदत की बात करें, तो उनके फ़िक्स टाइमिंग्स हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी फ़िक्स टाइमिंग्स हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हम इजी लोग हैं। सपोज़ अगर हमने कह दिया है कि आज हम आपके पास 8 बजे आएंगे, तो हम नॉर्मली 8:30-9 बजे पहुँचते हैं। उधर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उधर 5 मिनट पहले पहुँचे होते हैं। सही है। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में कौन सा अच्छा शहर है जो आपको अच्छा लगता हो? आप इस्लामाबाद में जाते हैं, कराची में, आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर अच्छा लगता है? मुझे जी पाकपतन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बेसिकली आप वहाँ से हैं, that's मैं why। बेसिकली पाकपतन से और सैर व सियाहत के लिए इस्लामाबाद, मरी वगैरह हमजा जाते हैं, तो वहाँ आपने क्या चीज़ खास है? मरी बड़ा खूबसूरत है। मरी काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इस्लामाबाद भी अक्सर चक्कर लगता रहता है। केसेस के हवाले से भी, वैसे भी रूटीन में भी जाते रहते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ की तो फिर क्या बात है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप रेमियर ख़ान बैठे हों, मरी बैठे हों, कराची बैठे हैं या गवादर, जहाँ पे भी बैठे हैं, पाकिस्तान का एक चप्पा चप्पा खूबसूरत है। बिल्कुल, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। जहाँ पे आपको इत्मीनान हासिल हो गया, वही आपकी कामयाबी है। वो 2 रुपए पे हो, 2 लाख पे हो, 2 करोड़ पे हो, या सिर्फ 2 नफल शुक्राना नमाज पढ़ लें। और नाकामी? जो आपको बेचैन कर दे। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको बेचैन करती है, वो आपकी नाकामी है। चाहे आप अगर एसी बन के भी आपके अंदर कोई कमी है, इसका मतलब आप अभी कामयाब नहीं हुए। इत्मीनान कामयाबी है। आप और सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप माफ़ कर देते हैं लोगों को? बिल्कुल, ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मुझ पे। ये वाला एलिमेंट अल्लाह ताला ने मुझ में बड़ा रखा है और ये उसका ख़ास करम है। इंतज़ामी तौर पे कोई हार्ड डिसीजन बाज़ का लेना पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बगैर फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाती है। अदरवाइज़ जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ का ताल्लुक़ है, तो वो मैं चीज़ों को उलझाता नहीं, सिंपल रखता हूँ। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात करें तो उनके ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जी हमारी बिल्कुल एजेंसीज़ होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है। उनके नोटिस में भी आता है, या डायरेक्टली हमारे नोटिस में आ जाए, या कोई भी पब्लिक का बंदा ज़रा रिलायबल इंफॉर्मेशन दे दे कि यहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एलिमेंट है, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करते हैं। एज़ फॉर लॉ जो भी एक्शन होता है हम उसको स्पेयर नहीं करते। पेट्रोल पंप की बात करूँ तो पेट्रोल पंप विज़िट करते हैं, उनको सील करते हैं अगर पेट्रोल कम दे रहे हो, मिलावट कर रहे हो उसमें, तो कभी आप गए हैं इस तरह? जी, पेट्रोल पंप्स तो अक्सर मैं चेक करता रहता हूँ। इनके एक्सप्लोजिव NOCs होते हैं, या कुछ पंप्स ऐसे होते हैं जो बगैर NOC के ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको सील भी, इधर भी आके मैंने काफ़ी सारे पेट्रोल पंप सील भी किए हैं, उनको फ़ाइन भी इम्पोज किए हैं। इस तरह जो लीगल एजेंसीज़ हैं, अब अगले वीक में हम उस पर क्रैक डाउन कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम डिसमेंटल करेंगे और कुछ चीज़ों को हम सील करेंगे, FIRs भी लॉन्च करेंगे। अभी मैं बहावलपुर से आ रहा था और मेन रोड पे तालीमी इदारे जो हैं उनकी जो स्टैंड हैं वो रोड के बिल्कुल करीब होती हैं। इस वजह से कुछ सोचा है कि उनकी स्टैंड गवर्नमेंट की जगह के ऊपर है या थोड़ी साइड पे है? इस बारे में सोचा है? पार्क की जगह जो होती है वो किस तरह है? उसमें ना मेरी प्राइवेट कॉलेज से भी मीटिंग हुई है, प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन से भी। इन बेचारों को कुछ मसले मिसाल इस तरह के होते हैं, इनके पास स्पेस का इशू होता है। थोड़ी जगह है जहाँ पे ये इदारे बनाते हैं, तो नॉर्मली ये फिर जो रोड्स की जगह हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने से सोच बदलेगी, तकदीर बदलेगी। अगर कोई 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए अगर सड़क के कुछ हिस्से पे वो साइकिल इदारे वाले, तालीमी इदारों वाले साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी कर भी लेते हैं, मैनेज भी करते हैं उनको, हम थोड़ा सा टाइट भी रखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो कर भी लेते हैं वायलेट, तो इशू कोई नहीं है। बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं ना, चे जाए कि हम उन पे इतनी सख्ती कर दें कि वो इदारे बंद कर दें, और वो बच्चे, हो सकता है कोई तालीमी प्राइवेट स्कूल वाला 10 बच्चों को मुफ्ती तालीम दे रहा हूँ, और मेरे किसी ऐसे एक्शन की वजह से 10 बच्चे महरूम हो जाएँ, 10 फैमिलीज़ महरूम हो जाएँ, और तालीम की बजाय वो किसी और साइड पर ना निकल जाएँ। कोविड-19 की बात करें तो
खानपुर में SOPs चेक कर रहे हैं आप तलीमी इदारों में, ऑफिस में? जी, तलीमी इदारों में भी SOPs चेक कर रहे हैं, गाय बगाए हमारा विज़िट भी होते हैं, शादी हाल्स में भी हम गाय बगाए विज़िट करता रहता हूँ, फ़ाइन भी इम्पोज करते हैं। टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, आखिर में खानपुर की आवाम को, सुनने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? बस खानपुर के लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पूरी तहसील खानपुर के लोगों को, कि ये शहर, ये गांव, ये तहसील आप लोगों की है, इसको ऑन करें। जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है या हम जो कोशिश कर रहे हैं, को डेवलपमेंट करवा रहे हैं आप लोगों की सपोर्ट से, यहाँ के पॉलिटिकल फिगर की सपोर्ट से, जो लोग फंड्स प्रोवाइड करने का बायस बनते हैं। तो गवर्नमेंट की चीज़, गवर्नमेंट के रोड, गवर्नमेंट की जो बिन लगी हुई है, गवर्नमेंट की लाइट लगी हुई है, जब तक आप उसको अपनी घर की चीज़ नहीं समझेंगे, हम ना तो मुल्क को बदल सकते हैं, ना खानपुर को बदल सकते हैं। यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम निकाल के ARY 90 न्यूज़ को टाइम दिया। वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू इन फ्यूचर। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना आज का, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।